डॉक्टर साहब अनम्यूट की रिक्वेस्ट। जी जी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शशि गुप्ता आज आपको कोविड-19 के बारे में थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं छोटे से प्रयास से कई जिंदगियों को बचा पाऊंगी। आज जैसे कि परिस्थिति आप सबको नोन है कि परिस्थिति ऐसी है कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, सपोर्ट सिस्टम नहीं है, चारों तरफ त्राही त्राही मची है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो इससे पहले कि क्या करना चाहिए, पहले हमें छोटा सा ब्रीफ में हमें ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी है क्या। ये बीमारी नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही वियर्ड डिजीज है। मेरे कहने का मतलब आपको डराना नहीं है, मेरे कहने का मतलब आपको सतर्क करना है, अलर्ट करना है कि वी कैन स्टिल डू मेनी थिंग्स। ये जो डिजीज है इसका कार्यकाल 12 दिन का होता है, फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज। फर्स्ट फेज पहले दिन से लेके 6 दिन का कार्यकाल है और दूसरा सेकेंड फेज तो 6 और 12 दिन का कार्यकाल है। जितनी भी कैजुअलिटीज हो रही हैं, जितने भी लोग लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे जा रहे हैं या जितने भी वेंटिलेटर्स पे जा रहे हैं, वे वो लोग हैं जो फेज 2 में एंटर कर चुके हैं। तो हमने अगर थोड़ा सा भी प्रिवेंटिव किया होता फर्स्ट स्टेज में तो हम सेकेंड स्टेज तक ना पहुंच पाते। जैसे ही फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर होते हैं डे 1 से, हल्का सा बुखार, बॉडी एक, गले में खराश, बदन का टूटना, सेंस ऑफ स्मेल लॉस्ट होना या टेस्ट का चले जाना, ये हमारे कुछ सिम्टम्स है जो अपीयर होते हैं। हम इन सिम्टम्स को 1-2 दिन निग्लेक्ट करते हैं, यही हमारी बहुत बड़ी भूल है। जिस दिन से ये सिम्टम्स अपीयर होते हैं, काउंटेड एज फर्स्ट डे। इस कार्यकाल में आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट टेक नॉर्मल मेडिसिन, डाइट पे फोकस करें, रेस्ट लें, पैनिक बिल्कुल ना करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टे पॉजिटिव एंड आइसोलेशन में चले जाएं। लेकिन हमारा इंडियन माइंडसेट क्या होता है कि 2 दिन या 3 दिन के बुखार के बाद हमें लगता है वी आर फ्री, सब दवाइयां एक तरफ फेंक देते हैं और हम घूमने निकल जाते हैं। यही हमारा ब्लंडर है। 5 दिन तक हमें कुछ नहीं होता, छठे दिन सडनली हमें प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, अब माइल्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होनी शुरू। 5वें के बाद 6ठे के दिन माइल्ड प्रॉब्लम, 7वें 8वें दिन कुछ नहीं होता, सडनली 9th डे हमारी जो ऑक्सीजन का लेवल है वो डिप होना शुरू हो जाता है, ब्रीथलेनेस शुरू हो जाती है और फिर यहीं से स्टार्ट होता है पैनिक और हैनिक का टाइम। तब हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, हम सभी हॉस्पिटल पे धक्के खाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट डे ऑफ सिम्टम्स है उसको डोंट इग्नोर इट, जो वो टाइम लाइन है उसको डिफाइन करनी चाहिए और उस पे हमें स्टिक होना चाहिए। अगर हम ट्रूली में इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम इजिली से इस कोविड को सेल कर पाएंगे, बिकॉज सेकेंड फेज वो फेज है जहां पे बचने के चांसेस 50-50 हैं। लंग्स डैमेज इतना होता है कि आप बच भी सकते हैं और नहीं भी। हमें उस स्थिति को, उस कंडीशन तक लेके जाना ही नहीं है, इसलिए पहले ही सतर्क रहना है। यही मैं थोड़ा सा आपको कोविड के बारे में बताना चाहती थी। बाकी प्रॉब्लम है, आप जितनी भी क्वेरीज हैं यू कैन आस्क मी। जी, जैसा कि साथियों मैम ने बताया कि हम फर्स्ट स्टेज पे ही, कोरोना के फर्स्ट स्टेज पे ही किस तरीके से अपने आप को बचाव कर सकते हैं, हमें पूरा कोर्स करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और हमारा परिवार, हमारे परिवार के लोग भी उससे इफेक्ट ना हो। तो हम प्रश्नों की तरफ चलते हैं। जो पहला सवाल है वो रामवीर जी ने पूछा है हरियाणा से कि वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर है। ओके जी, मैं स्लाइड सचिन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली शो एज अ स्लाइड सर। वायरस और बैक्टीरिया में बहुत ज्यादा अंतर है। जो वायरस होता है उसकी अपनी लाइफ मशीनरी नहीं होती। जैसे कि आप देखेंगे जो वायरस होता है वो इनएक्टिव होता है बॉडी के बाहर, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में जाता है इट बिकम्स एक्टिव। तो जितने भी हमारे सेल्स हैं उस सेल्स की वो मशीनरी को यूज करता है। तो जितने भी एंटीबायोटिक्स या जितनी भी आप दवाइयां देंगे, दे वोंट हार्म वायरस, दे विल किल आवर बॉडी सेल्स। इसलिए इनकी ट्रीटमेंट थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इंस्टेंट ये वायरस है, ये फैलते भी बहुत जल्दी है, यानी म्यूटेशंस और एप्लीकेशन में इतनी ज्यादा होती हैं कि हम ट्रीटमेंट सोचने से पहले ये अपने लक्षण बदल देता है। इसलिए
वायरस बैक्टीरिया से भी ज्यादा डेंजरस है। जी मैम, यहाँ पे हमारा जो दूसरा सवाल है वो कृष्णचंद मार्था जी ने पूछा है उड़ीसा से कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। जैसे पहले ये एक देश पे था, फिर पूरे विश्व को इसने अपनी चपेट में ले लिया, इसका क्या कारण है? देखो मैम, इसका ये कारण है मूलभूत, बिकॉज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, इट हैज बिकम एयर। ये हवा से हवा में ट्रांसमिट हो रहा है। मोर ओवर, जैसे मैंने पहले बताया कि वायरसेस हैं, दे कैन रेप्लिकेट, दे कैन अंडरगो म्यूटेशंस। आप एक स्लाइड दिखाइए, आई शो यू जस्ट नाउ। सच्ची जी स्लाइड दिखाइए प्लीज। जो म्यूटेशंस होती हैं वो सडन चेंजेस इन जीन्स होती हैं। देखिए जीन, ये वायरस है, वायरस के अंदर का जो कोर मटेरियल है, इट अंडरगोस चेंजेस। चेंजेस की वजह से जो बाहर स्पाइक्स लगे हैं उनमें भी म्यूटेशंस होता है, उनमें भी चेंजेस हो जाते हैं। चेंजेस होने से ये जो होस्ट सेल है यानी हमारे सेल्स हैं वो टारगेट सेल बदल जाते हैं। पहले फर्स्ट स्टेज में हमारे सांस गले को इन्फेक्ट कर रहा था, अब हमारे लंग्स को कर रहा है। आप जो आपने सुना होगा साउथ में जो थर्ड स्टेज आ रही है, जैसे तेलंगाना या महाराष्ट्र में स्प्रेड हो रही है, वो स्टेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अटैक कर रही है, जिसमें नोजिया, वॉमिटिंग्स, डायरिया, ये लक्षण प्रमुख हैं। सो ये म्यूटेशन और ये वायरसेस हैं जो इसको और कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। जी मैम, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि कोरोना के क्या क्या लक्षण हैं, और कुछ लोगों में ये लक्षण नहीं होते लेकिन फिर भी वो कोरोना पॉजिटिव है, उन्हें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? और ये सवाल पूछा है नरेश राणा जी ने मोहाली से। ओके, जो कोरोना की, जैसे मैंने पहले बताया कि जो फ्रॉम द फर्स्ट डे जब भी सिम्टम अपीयर होते हैं, सिंपल सिम्टम्स कौन से होंगे? बॉडी एक होगा, लो ग्रेड या हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, लॉस ऑफ स्मेल भी हो सकता है, लॉस ऑफ टेस्ट भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है। ये सब कारण, ये लक्षण है हमारे जो फर्स्ट स्टेज में अपीयर होते हैं। बिसाइड दिस कुछ लोग हैं जो कोरोना के कैरियर्स यानी वायरस के अंदर होते हुए भी डिटेक्ट नहीं हो पाते, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो नहीं डिटेक्ट हो पाते। जी मैम, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि हमें कौन कौन से टेस्ट कराना चाहिए, और ये सवाल पूछा है। हाँ जी, ये सवाल मिस्टर अनिल जी ने पूछा है। अनिल जी, सबसे पहले द डे 1 से RT-PCR करवाना चाहिए। इसके अलावा और कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। RT-PCR में डिटेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव है या आप नेगेटिव है, यानी आपके अंदर वायरस है या नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगी कि RT-PCR के साथ CT काउंट भी करवाना चाहिए, विच विल असेस द लोड, जो वायरल लोड आपकी बॉडी में है उसको CT वैल्यू कहते हैं। लेकिन कुछ लोग सीटी वैल्यू को सीटी स्कैन से बहुत कंफ्यूज करते हैं। सीटी वैल्यू तो हमारे जो वायरल लोड है उसको डिटरमिन करती है, लेकिन जो सीटी स्कैन है वो हमारा जो हमारे लंग्स की सिवियरिटी है, किस एक्सटेंट से हमारी जो लंग्स डैमेज हुई हैं, उस वैल्यू को बताता है। सो सीटी स्कैन और सीटी वैल्यू दोनों में अंतर है, लेकिन RT-PCR जरूर करवाना चाहिए, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक अकेला टेस्ट है जो कोविड के लिए रिलायबल टेस्ट है। सर मैम, एक सवाल है कि जो सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन जैसा जो बड़े टेस्ट है, क्या वो बिना डॉक्टर के परामर्श के करवाने चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये बड़े टेस्ट डॉक्टर के परामर्श के बगैर बिल्कुल नहीं करवाने चाहिए, बिकॉज एवरी सीटी स्कैन इज इक्वल टू 300 टाइम्स ऑफ एक्सरे। और कई लोग तो मैंने ये भी देखा वो मल्टीपल टाइम्स करवा रहे हैं, शुरुआत होने के लक्षण के साथ और एंड के टाइम। तो ऐसा नहीं करवाना चाहिए, बिकॉज आपके चांसेस ऑफ कैंसर, जो लंग कैंसर है उसके चांसेस हैं वो बनने के ज्यादा हो जाते हैं। सो सीटी स्कैन जैसे बड़े टेस्ट या इंफ्लेमेटरी मार्कर्स जो डॉक्टर्स करवाते हैं उनकी निगरानी में ही करवाना चाहिए, सेल्फ बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। जी मैम। मैम, धर्मवीर कुमार जी हैं बिहार से, उन्होंने पूछा है कि जैसा हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव है उनकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हो रही है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल हमने देखा है जो मैक्सिमम डेथ्स है वो सडन हार्ट अटैक से हो रही है, बिकॉज जो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है फेफड़ों के लिए वो हैवी डोजेस है। वो ड्रग्स ओवरडोज भी दी जाती है ताकि पेशेंट को सर्वाइव कर पाए, लेकिन वो ड्रग्स हमारे ब्लड को थिक कर रही हैं। थिक करने से ब्लड का बहाव
कम हो जाता है। एंड बिकॉज हार्ट लंग्स के बिल्कुल समीप है और ये फर्स्ट ऑर्गन है जो ब्लड को रिसीव करता है, इसलिए हार्ट अटैक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए ज्यादा डेथ हार्ट अटैक, सडन हार्ट अटैक से हो रही है। जी मैम, रितु जी गोहाना से जानना चाहती है कि हमें किस परिस्थिति में हॉस्पिटल जाना चाहिए। नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट 5 डेज आपको सेल्फ मेडिकेशन करना है, घर में ही बैठना जैसे प्रिकॉशन बताया। लेकिन इन केस यू फील डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, या आपके पास जो ऑक्सी पल्स मीटर है वो आपकी वैल्यू 85 और 90 के बीच में बता रहा है, उसके बाद मतलब 85 से लेस यू हैव टू गो टू अ हॉस्पिटल। अपने आप ट्रीटमेंट नहीं लेना, यू हैव टू रश दैट। मैम, ऑक्सीजन की जरूरत हमें किस स्टेज पर पड़ती है, और अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, जैसा कि आप देख रही हैं कि ऑक्सीजन का इतना डाउनफॉल है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? देखो ऑक्सीजन 90 भी आता है, ऑक्सी पल्स मीटर होता है, दैट डिटेक्ट्स योर ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल 90 आ रहा है, नथिंग टू पैनिक, पहले पैनिक नहीं करने की जरूरत है। थोड़े से सर आप स्लाइड सचिन स्लाइड शो कीजिए, कुछ सेल्फ प्रॉनिंग मेथड्स मैं आपको बताऊंगी जिससे यू कैन रेज योर स्लाइड्स। प्रॉनिंग तो स्लाइड्स दिखाएंगे सर प्रॉनिंग की। यस, दिस इज सेल्फ प्रॉनिंग, दिस इज द वे टू इंक्रीज योर ऑक्सीजन। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा 90 है तो डरना नहीं है, जस्ट ये पोजीशन अपनानी है जो सेल्फ प्रॉनिंग कहते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल। इसमें क्या है कि जो पैल्विक है, जो बैली है, जो नाभि है, उसके नीचे 2 पिल्लो आएंगे, सर के नीचे 1 और पैरों के नीचे 1। हर पोजीशन में आप देखेंगे कि पेशेंट कभी भी सीधा नहीं लेटा हुआ, हमेशा करवट लेके या थोड़ा टेढ़ा करके टिल्ट करके बिठाया गया है। बिकॉज अगर पेशेंट सीधा लेटेगा तो ऑक्सीजन का दबाव कम रहेगा, क्योंकि लंग्स पीछे हैं, बॉडी वेट उन पे पड़ता है, तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो और भी घट जाता है, इसलिए पेशेंट को ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी आती है। तो जितने भी ये पोजेस आपको दिखाए, पेशेंट कैन स्लीप, पेशेंट कैन have that pose for at least half an hour से 2 घंटे तक वो इस पोजीशन को यूज करता है। लेकिन कुछ केसेस में ये सेल्फ प्रॉनिंग नहीं करनी चाहिए, जैसे जिसको फ्रैक्चर्स हो, प्रेगनेंसी हो, इस केसेस में बिल्कुल नहीं करने, या कोई पैल्विक का कोई इंजरी हो, सर्जरी हुआ, उस केसेस में ये इसको अवॉइड करना चाहिए। जी मैम, एक ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में क्या अंतर होता है? ये सवाल पूछा है गौतम सरकार जी ने जलपाईगुड़ी से। गौतम जी, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स में बहुत ज्यादा अंतर है। जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, दे कैन बी यूज ओनली जब आपका कॉन्सेंट्रेशन 85 हो, उससे कम हो रहा, यू कैन नॉट यूज दिस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। मोर ओवर, इसको बंद कमरे में कभी नहीं यूज कर सकते हम लोग, बिकॉज बंद कमरे में यूज करने से जिसको उसको फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए जिससे वो ऑक्सीजन को पुल कर ले, तो ऑक्सीजन तभी पुल करेगा जब फ्रेश एयर आएगी। जब रूम्स की खिड़कियां बंद हैं, दरवाजे बंद हैं, तो एयर नहीं आ रही, सो ऑक्सीजन भी पुल नहीं हो रही। इसलिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कुछ लिमिटेशन के साथ वर्क करता है। मोर ओवर, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, दे वर्क फॉर लॉन्गर टाइम, उसकी जो ड्यूरेशन है वो लंबे समय तक है, इसको रीफिल करवाने की जरूरत नहीं होती। बट ये हमेशा एप्लीकेबल और कैपेबल नहीं है, जैसे मैंने बताया, इट कैन बी यूज ओनली टिल 85, नॉट लेस देन दैट। जी मैम, एक चीज हमें बहुत बार सुनने को मिलती है, ये ऑक्सी पल्स मीटर, ये क्या होता है और हम इसको कैसे यूज करते हैं? ऑक्सी पल्स मीटर एक डिवाइस है जो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की सैचुरेशन डिटरमिन करता है। आजकल के कोविड केसेस में जो पेशेंट का फर्स्ट सिम्टम है वो है फॉल इन ऑक्सीजन लेवल, जैसे आप देख रहे हैं SpO2 लेवल, और ये आपकी पल्स बता रहा है। अगर इसको लेने का तरीका एक है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको इंसर्ट करिए, लेकिन 2 प्रिकॉशंस रखनी है। एक तो नाखूनों पे नेल पेंट नहीं होना चाहिए, और दूसरा हाथ की उंगलियां ठंडी नहीं होनी चाहिए। इससे रक्त का दबाव कम हो जाता है, जिससे वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। मोरओवर, इस ऑक्सी पल्स मीटर में यूवी रेस के सहारे ये RBC यानी रक्त कण के ऊपर रेस फेंकता है, जो बाद में रिफ्लेक्ट होती हैं। वो रीडिंग ही हमारी जो ऑक्सी पल्स मीटर की है वो रीडिंग शो करती है, वही हमारी वैल्यूज है। लेकिन हमेशा जो ऑक्सी पल्स मीटर की रीडिंग है उसको
हमने स्टैंडर्ड नहीं मानना, क्योंकि प्लस और माइनस हो सकते हैं। जब आप ऑक्सीपर्स को अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर कि आपका हैंड स्टेबल हो, उंगली को मूव नहीं करना। अगर आपको फिर भी श्योरिटी नहीं है, देन 6 मिनट की वॉक लीजिए, 6 मिनट चलिए, फिर दोबारा से उसको लगाइए। अगर आपकी दोनों वैल्यूज पे 5% का अंतर है, दिस मीन्स यू नीड टू विजिट अ हॉस्पिटल। जी मैम, जैसे ये कोरोना जो महामारी चल रही है, इसके दौरान हमारे घरों में क्या क्या दवाइयां होनी चाहिए? और ये सवाल पूछा है रचना तोमर जी ने न्यू दिल्ली से। रचना जी, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो सब घरों में आज की डेट में होनी चाहिए। सबसे पहले एक पैरासिटामोल होनी चाहिए। पैरासिटामोल को मैं ये नहीं कहूंगी कि डोलो ही होनी चाहिए, डोलो इज जस्ट अ ब्रांड नेम। जो सॉल्ट होता है वो है पैरासिटामोल 650 mg का। बच्चे के साथ, बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। ये अडल्ट डोज बता रही हूँ जो मैं 650 बता रही हूँ। इसके साथ साथ घर में एक वायरोविन की डिब्बी होनी चाहिए, साथ साथ एनर्जी कैप्सूल होना चाहिए, तुलसी ड्रॉप्स होने चाहिए, और साथ में ज़ीरोटार अलॉन्ग विद विटामिन सी और जिंक की टैबलेट्स होनी चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हर घर में एक मेडिकल किट की तरह काम आएगी आप सबके। जी, अगला सवाल भारती ने पूछा है हमसे कि जो कोरोना है उसके बाद अगर किसी को कोरोना हो जाता है, उसके बाद कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? देखो मैम, कोरोना, भारती जी, कोरोना के बाद दोबारा भी कोरोना होने के चांसेस हैं, अगर, क्योंकि एंटीबॉडीज प्रोडक्शन में टाइम लगता है, इम्यूनिटी बिल्डअप होने में टाइम लगता है। अगर हमने उस दरमियान अपनी डाइट पे फोकस नहीं किया, जो जैसे बताया गया उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, तो हमें दोबारा होने के भी चांसेस हैं और मल्टीपल अदर इश्यूज होने के भी चांसेस है, बिकॉज हमारी बॉडी जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी लो हो चुकी है। जी, अगला सवाल है मैम, अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसे क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए? और ये सवाल पूछा है अरुण प्रताप सिंह जी ने एमपी से। अरुण जी, पहले तो 2 बातें ध्यान में रखिए कि जब भी पेशेंट को कोरोना है, कोविड है, या वो आइडेंटिफाई करे कि वो फेज 1 में है या फेज 2 में। अगर फेज 1 में है तो वो अपनी नॉर्मल डाइट ले सकता है, जैसे कि मैम ने बताया, ही कैन इंक्रीज द इम्यूनिटी। हरी सब्जियां खाएं जिसे विटामिन सी मिलेगा। बिसाइड दिस, दालें, जो प्रोटीन डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, उसका जरूर सेवन करें। कार्बोहाइड्रेट्स भी लें, विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स भी लें, नारियल का पानी भी लें, और काढ़े का भी यूज करें। लेकिन अगर आपका पेशेंट फेज 2 में जा चुका है, जिसको ब्रीथिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, तो उस केस में ध्यान रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स का यूज कम से कम करें। क्यों? कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो बॉडी ऑलरेडी ऑक्सीजन, बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है, तो उसमें ऑलरेडी बॉडी में कम है, तो उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन एक्स्ट्रा चाहिए, जो हमारे पास ऑलरेडी शॉर्ट है। इसलिए सेकेंड फेज में कार्बोहाइड्रेट्स रिस्ट्रिक्टेड है, ओनली प्रोटीन डाइट, citrus fruits and lots of water, coconut water, which can be given. जी, अगला सवाल जो है वो कामेश्वर राय जी ने पूछा है बिहार से, क्या ठीक हो जाने के बाद भी कोरोना हो सकता है? बिल्कुल कामेश्वर जी, ठीक होने के बाद, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपकी इम्यूनिटी लो रहेगी, अगर आप जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं उन पे फोकस नहीं करेंगे, तो कोविड के साथ साथ और मल्टीपल बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। जी, कोविड के बाद हम अपनी लंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? ये सवाल पूछा है नरेंद्र कुमार जी ने जेल से। देखो, लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए पहले तो हमारे पास ज़ीरोटार है, जो आपकी लंग, फेफड़ों की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करेगा, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करेगा। लेकिन जो लोग स्मोकर्स हैं उनको स्मोकिंग क्विट करनी होगी। बिसाइड दिस, जो हम कहते हैं कि लंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, स्लाइड दिखाइए सचिन जी, जो डिफरेंट हमारी जो लंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए दिखाई जाती हैं, जो योग एक्सरसाइज क्या, रिमेंबर वो कभी भी कोविड के टाइम में नहीं करनी। तो कोविड के रिकवरी के बाद जो ये आसन है, उदान मुद्रा, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी, ये तभी करें। इसलिए लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम फोकस करेंगे तुलसी ड्रॉप्स पे और ज़ीरोटार पे, बाकी हम अपनी डाइट पे फोकस करेंगे, और कोविड के बाद उन सब चीजों के साथ कुछ योग एक्सरसाइजेस भी करें। जी,
मैम एक सवाल है जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, उसमें मैं बहुत सारे लोगों का नाम नहीं ले पाऊंगी, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग हॉस्पिटल में कई दिनों तक रहते हैं लेकिन रिकवरी फिर भी नहीं हो पाता, बिकॉज उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए, ऐसे लोगों के जिनका ऑक्सीडेशन सैचुरेशन बढ़ाना है, जिनको इम्यूनिटी देनी है, जिनको रिकवर करना है, उनके लिए हमें बाहर से एंटीबॉडीज लेनी पड़ती हैं। तो वो एंटीबॉडीज उस पेशेंट से ले जाएंगे, उस डोनर से लिए जाएंगे जिसको 28 दिन पहले कोरोना हुआ था, क्योंकि उसकी बॉडी में एम्पल एंटीबॉडीज हैं। तो उसकी ब्लड का येलो पार्ट यानी प्लाज्मा इस पेशेंट पे इंजेक्ट किया जाएगा, जो उसकी बॉडी में जाके एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन शुरू करेगा, जिससे उसकी जो रिकवरी के चांसेस है वो इंप्रूव हो जाते हैं। जी मैम, जो अभी तक हमारे पास सवाल थे वो कोरोना को लेकर थे। कुछ एक जो अब हमारे साथियों ने सवाल पूछे हैं वो हमारी जो मेडिसिन हैं, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, उनको लेकर और कोरोना को लेकर सवाल हैं जो मैं पूछना चाहूंगी कि जो हमारी जो कोरोना का एक सुरक्षा कवच किट है, उसको कितनी दिनों तक लेना चाहिए और उसकी कितनी डोज होनी चाहिए, ये सुनील कुमार जी ने झज्जर से सवाल पूछा है हमसे। देखिए मैम, कोरोना किट है जो वो दो मेथड से ली जाती है, एक तो प्रिवेंटिव वे से और एक थेरापेटिक वे से। प्रिवेंटिव से हम पहले ही शुरू करवा देते हैं, सुबह शाम भी करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सन एज एंड अकॉर्डिंग टू वेट। लेकिन जो हम मेडिसिनल रूप में देते हैं यानी थेरापेटिक डोज देते हैं, उसमें हम पेशेंट की डोज उसकी प्रॉब्लम की सीवियरिटी के अकॉर्डिंग देते हैं। हम दिन में 6 भी देते हैं, हम दिन में 4 भी देते हैं और हम दिन में 2 भी देते हैं। इसके अलावा अदर मेडिकल कंडीशंस, अदर ब्लड पैरामीटर्स वो भी देके उसकी डोज को डिसाइड करते हैं। एनर्जी कैप्सूल है, हम 1 भी देते हैं और 2 भी देते हैं। साथ साथ में तुलसी ड्रॉप उसके लिए सेवन के लिए हम उनको पीने के लिए 3 से 4 बार भी कहते हैं और स्टीम के लिए रिकमेंड करते हैं। सो जितनी भी ये किट की डोज है वो हमसे एक बार डॉक्टर ऑन कॉल पे या जूम पे हमसे एक बार कंसल्ट कर लें ताकि ज्यादा बेनिफिट ले सके उसका। ठीक मैम, जो हमारा अगला सवाल है कि जो पेशेंट एडमिट है क्या हम उन्हें वायरोविन दे सकते हैं, और जो लोग वायरोविन ले रहे हैं क्या उसके बाद भी उन्हें कोरोना हो सकता है। देखिए, जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं वो लोग डॉक्टर्स की निगरानी में हैं, लेकिन हमारा जो वायरोविन है, जो पूरी किट है, दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। ट्रायल्स हमने किए हैं, देने में कोई वो नहीं है, कोताही नहीं है या मना नहीं है, लेकिन अगर आपका डॉक्टर अलाउ करता है तो आप ले सकते हैं। इट इज टोटली सेफ। जी अगला जो प्रश्न है वो सुनील जी ने पूछा है मुंबई से, क्या जो अमूल्या की दवाई है उसके अलावा भी हमें कोविड में कोई और मेडिसिन लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, हम जब भी आप अपनी किट देते हैं या कोई भी मेडिसिन देते हैं, वी नेवर स्टॉप। जो भी आपकी एलोपैथी ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रही है दैट शुड बी कंटिन्यूड, लेकिन जो हमारी है हम उसके साथ देते हैं, तो हम ले सकते हैं। जी यहाँ मैम हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि क्या जो बीपी के और शुगर के पेशेंट है उन्हें हम वायरोविन दे सकते हैं, और ये सवाल पूछा है राम निवास जी ने हरियाणा से। राम निवास जी, जो वायरोविन है ये हमने खुद भी क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं यहाँ पे आयुष्यम में। जितने भी पेशेंट्स को हमने शुगर वाले पेशेंट्स को दिया है उनकी शुगर लेवल में ड्रॉप देखने को मिला है। सो इट इज टोटली सेफ, इट कैन बी गिवन इन डायबिटिक। दूसरा, जो बीपी के पेशेंट है, बीपी में क्या होता है कि इससे क्या बीपी राइज करता है, लेकिन अगर वो ऑलरेडी हाइपरटेंसिव ड्रग्स पे है उसको अलाउ कर देते हैं विद ब्रह्मी। तो ब्रह्मी के साथ हम हाइपरटेंशन में भी इसको दे सकते हैं। तो अगला सवाल है वो एनर्जी जेट